हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता, वेलकम टू फिल्मी मीता। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूं 2022 में रिलीज हुई हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी सम्राट पृथ्वीराज को। इस फिल्म को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 90% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद भी किया है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में आप अक्षय कुमार और मालूम छिल्लर को देखेंगे। मूवी में हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के जीवन की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया था और मरते दम तक वीरता और शौर्य के साथ लड़े थे। इस मूवी का क्लाइमेक्स काफी जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो देरी न करते हुए फिल्म शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मूवी की शुरुआत मूवी के क्लाइमेक्स सीन से होती है, जहां मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को धोखे से युद्ध में हरा करके उन्हें और चंद्रवरदाई को पकड़कर अपने वतन गजनी ले आता है, जहां पर मोहम्मद गौरी ने क्रूरतावश पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें निकाल ली थी, जिससे वो कुछ भी देख नहीं सकते थे। और उसके बाद उनके सामने कई सारे शेर छोड़ दिए गए थे और उनसे एक फरसा देके कहा गया कि इन शेरों की आहट सुन करके उन्हें मार गिराए, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने सुना था कि पृथ्वीराज की श्रवण शक्ति बहुत तेज है और वह सिर्फ सुनकर ही अपने लक्ष्य को भेद सकते हैं। ये श्रवण शक्ति उन्हें बचपन से ही मिली हुई थी। यहाँ पर पृथ्वीराज बड़ी वीरता के साथ उन सभी शेरों को मार गिराते हैं और इसकी वजह से वो बहुत बुरी तरह घायल भी हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें वैद्य के पास ले जाया जाता है। नेक्स्ट सीन में कुछ वर्ष पहले का दिखाया जाता है, जहाँ कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता पृथ्वीराज के लिए एक पत्र लिख रही होती है और वो उन पत्र के माध्यम से ही पृथ्वीराज के सामने अपने प्रेम को प्रस्तुत करती है। पृथ्वीराज भी संयोगिता से बहुत प्रेम करते थे, परंतु उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को देखा भी नहीं था, क्योंकि जब संयोगिता ने पृथ्वीराज को पत्र लिखकर अपने प्रेम के विषय में बताया तो पृथ्वीराज ने उसके प्रेम को सहज स्वीकार किया था और तब से दोनों पत्रों के माध्यम से ही एक दूसरे से बात करते थे। एक दिन चंद्रवरदाई कुछ परेशान खड़े हुए थे, तभी उनका एक सामंत आकर उनसे पूछता है कि चंद्रवरदाई क्या सोच रहे हो। तब चंद कहते हैं कि उन्हें आने वाले संकट का आभास हो रहा है। उसके बाद पृथ्वीराज के दरबार में मोहम्मद गौरी के भाई मीर हुसैन का दूत आता है और वह पृथ्वीराज से कहता है कि मीर हुसैन उनकी शरण में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने मोहम्मद गौरी की रखेल चित्रलेखा को भगाकर उससे शादी कर ली है। वह दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और इसकी वजह से अब दोनों भाई में दुश्मनी हो चुकी है और मोहम्मद गौरी मीर हुसैन और चित्रलेखा को मारना चाहता है। ये सब सुनकर पृथ्वीराज के काका कन्न इस प्रस्ताव को ठुकराने के लिए पृथ्वी से कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उनकी कोई चाल होगी। पर पृथ्वीराज कहते हैं कि उनकी शरण में अगर कोई दुश्मन भी आएगा तो वह उसकी मदद करेंगे और इसीलिए वह अपने कुछ लोगों को लेकर मीर हुसैन के पास पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ अजमेर ला करके पनाह देते हैं। उधर जब इसके बारे में मोहम्मद गौरी को पता चलता है तो वह अपने वजीर कुतुबुद्दीन ऐबक को पृथ्वीराज के पास भेजता है। वो पृथ्वीराज से कहता है कि वह मीर हुसैन को मोहम्मद गौरी को सौंप दे, वरना उन्हें मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये सुन करके पृथ्वीराज बोलते हैं कि वह युद्ध के लिए तैयार हैं, पर अपनी शरण में आए व्यक्ति को उन्हें नहीं सौंपेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काका कन्न हमेशा अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधकर रहते थे और इसके पीछे की वजह थी कि एक बार किसी राजा ने पृथ्वीराज के सामने अपनी मूंछों पर हाथ रख दिया था, जिस वजह से काका कन्न ने उसे मार दिया था और उसकी सजा के तौर पर पृथ्वीराज ने उन्हें हमेशा अपनी आंखों पर पट्टी बांधने की सजा दी थी। पर एक छूट भी दी थी कि युद्ध के समय और स्त्री से प्रेम के समय वह अपनी पट्टी को खोल सकते हैं और तभी वहां पर पृथ्वीराज आते हैं और काका कन्न से कहते हैं कि अब समय आ चुका है, वह अपनी आंखों की पट्टी को खोल सकते हैं। उसके बाद अगले सीन में तराइन की युद्ध भूमि को दिखाया जाता है, जहां पृथ्वीराज की सेना और मोहम्मद गौरी की सेना में घमासान युद्ध होता है और मीर हुसैन पृथ्वीराज की तरफ से लड़ता है। युद्ध के आखिर में मोहम्मद गौरी को हरा करके बंदी बना लिया जाता है, पर उस युद्ध में मीर हुसैन अपनी जान गंवा देता है, जिसका दुख पृथ्वीराज को बहुत होता है। अगले दिन दरबार में मोहम्मद गौरी को पेश किया जाता है, जहाँ पर काका कन्न उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चंद्रवरदाई उन्हें रोक लेता है और वह कहते हैं कि अभी इसकी मौत का समय नहीं आया है। काका पूछते हैं कि इसकी मौत का समय कब आएगा। तब चंद्रवरदाई बताते हैं कि जब पृथ्वीराज और चंद्र दोनों की मौत का समय आएगा तभी इसकी मौत भी होगी, ऐसा उनकी ज्योतिष विद्या कहती है। जिसके बाद दरबार में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से मौत मांगता है। तब पृथ्वीराज उसे कहते हैं कि मांगने से मौत योद्धाओं को दी जाती है, तुम जैसे लुटेरों को नहीं। फिर पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को एक मौका देते हैं सुधरने का और उसे इज्जत के साथ वापस उसके देश गजनी भिजवा दिया जाता है। अगले सीन में हम कन्नौजपति जयचंद को देखते हैं और वह पृथ्वीराज से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि उनके नाना दिल्ली का सिंहासन पृथ्वीराज को देना चाहते थे, लेकिन जयचंद दिल्ली का सिंहासन खुद पाना चाहता था और वह इसके बारे में जा करके अपने नाना से बात भी करता है। पर नाना उनसे कहते हैं
कि पृथ्वीराज उनसे ज्यादा योग्य और अच्छा शासक है। यह सुनकर जयचंद गुस्से में उनसे कहता है कि वह एक दिन दिल्ली उनसे छीनकर ही रहेगा। जिसके बाद अगले सीन में पृथ्वीराज का दिल्ली के सिंहासन पर राज तिलक होता है और पृथ्वीराज को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। वहाँ काका चंद बरदाई से कहते हैं कि वह पृथ्वीराज के साथ ही पैदा हुआ था, पर वह सिर्फ कवि बनकर रह गया और पृथ्वीराज सम्राट बन गए। तब पृथ्वीराज उन्हें कहते हैं कि कलम की शक्ति को कम मत आंकिए, अगर चंद है तभी पृथ्वीराज है। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा था। तभी पृथ्वीराज के दरबार में जयचंद का भाई आता है और उनके सामने प्रस्ताव रखता है कि जयचंद अपने राज्य में राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें वो उन्हें आमंत्रित करना चाहते हैं, पर उसके लिए उन्हें दिल्ली का आधा हिस्सा जयचंद को देना होगा। ये एक तरह से पृथ्वीराज के लिए अपमान की बात थी और इसीलिए वह उनके प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और उनसे कहते हैं कि वह उनका निमंत्रण सिर्फ युद्ध के लिए ही स्वीकार कर सकते हैं। ये सुनकर के जयचंद युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, पर दूसरे राज्यों से संधि करने के लिए वह पहले अपनी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर को आयोजन करता है, जिसमें वह पृथ्वीराज को छोड़कर सभी बड़े राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजता है। साथ ही वह अपने दरबार के बाहर पृथ्वीराज की एक सोने की मूर्ति बनवा करके दरबान की तरह बाहर खड़ा करवा देता है, ताकि इस तरह से वह सबके सामने पृथ्वीराज का अपमान कर सके। जब इस बारे में संयोगिता को पता चलता है तो वह अपने पिता जयचंद के पास आती है और उनसे अनुरोध करती है कि वह इस तरह से पृथ्वीराज का अपमान ना करे और उस मूर्ति को हटवा दे। ये सब सुनकर जयचंद उनसे पूछते हैं कि उसका पृथ्वीराज के साथ क्या रिश्ता है। तब वो बता देती है कि वह पृथ्वीराज से प्रेम करती हैं और वह विवाह करेंगी तो सिर्फ पृथ्वीराज से ही करेंगी। ये जान करके जयचंद बहुत गुस्सा होते हैं। इसके बाद संयोगिता की माँ उसे समझाती है कि वह जो कर रही है वो ठीक नहीं है, उसे अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए। तब संयोगिता कहती है कि क्या एक स्त्री को प्रेम करने का अधिकार नहीं है। आगे वह कहती है कि वह सिर्फ अपने धर्म का पालन कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपने पति के रूप में सिर्फ पृथ्वीराज को ही माना है और वह उनके सिवाय किसी और से शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। और फिर अगले दिन स्वयंवर में संयोगिता अपनी इच्छा से पृथ्वीराज की उस मूर्ति को ही वरमाला पहना करके अपना पति स्वीकार कर लेती है। ये सब देख करके गुस्से में जयचंद उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर संयोगिता की माँ उन्हें रोक लेती हैं और उनसे कहती हैं कि स्वयंवर का आयोजन उन्होंने खुद किया है और स्वयंवर में स्त्री को पूरा अधिकार होता है कि वह अपनी इच्छा से किसी को भी अपना वर चुन सके। तभी वहाँ पृथ्वीराज अपने लोगों के साथ आ जाते हैं और संयोगिता को उसकी इच्छा से अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें कोई रोक भी नहीं पाता। इन सबके बाद जयचंद पृथ्वीराज से युद्ध करने के बारे में सोच रहा होता है, पर उनकी पत्नी और उनके सभी दरबारी उन्हें यह समय युद्ध करने के लिए मना करते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज के एक काका श्री उनके पास आते हैं और संयोगिता को वापस जयचंद के पास भेज देने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि इस तरह से अगर उनकी लड़कियां घर से भागती रहीं तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर संयोगिता उनसे कहती है कि उन्होंने अपनी इच्छा से पृथ्वीराज को अपना वर चुना है और हर स्त्री को अपनी मर्जी से वर चुनने का पूरा अधिकार होता है। जिसके बाद पृथ्वीराज और संयोगिता का विवाह हो जाता है और वह कुछ समय के लिए प्रेम के साथ बिताने लगते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज संयोगिता और चंद बरदाई के साथ शाकंभरी माता के दर्शन के लिए जाते हैं और उसी बीच जयचंद अपनी सेना को पृथ्वीराज पर हमला करने की इजाजत दे देता है और जयचंद का सेनापति पृथ्वीराज के गौड़पुर के किले पर हमला कर देता है। और जब इस बारे में दरबार में काका कन्न को पता चलता है तो वह उससे युद्ध करने के लिए जाने लगते हैं, पर उनका महामंत्री उन्हें रोकता है और पृथ्वीराज के वापस आने की प्रतीक्षा करने को कहता है। पर काका कन्न उसकी बात माने बिना अपने सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकल जाते हैं, जहां पर वह लोग बहुत वीरता के साथ लड़ते हैं और युद्ध के आखिर में कई सारे तीर लग जाने से काका कन्न वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, पर किले को जीत लेते हैं। जब पृथ्वीराज वापस अपने महल लौटते हैं तो उन्हें अपने कई सारे सामंतों की अस्थियां मिलती हैं, जिसे देख करके उनकी आंखें भर आती हैं और वह गुस्से में जयचंद को मारने के लिए जाने लगते हैं। पर तभी एक सामंत उन्हें बताता है कि काका कन्न ने मरने से पहले उन्हें जयचंद को माफ कर देने को कहा था। उसके बाद काका कन्न के पुत्र और बाकी वीर गति प्राप्त लोगों के पुत्र वहां आते हैं और पृथ्वीराज से कहते हैं कि यह रोने का समय नहीं, उत्सव का समय है। वह उनके सर पर भी केसरिया कपड़ा बांध दिया जाए और वो सब अब पृथ्वीराज के लिए लड़ेंगे। उधर जयचंद के पास एक सौदागर आता है, जिससे जयचंद एक सौदा करता है। वो उसे कहता है कि वह मोहम्मद गौरी से मिलने गजनी जाए और उसे उनका संदेश दे कि वह पृथ्वीराज को जिंदा पकड़ करके उसके हवाले कर दे और उसके बदले में वह बहुत सारा धन और हीरे जवाहरात उसे देंगे, क्योंकि पहले भी मोहम्मद गौरी सोमनाथ के मंदिर को लूट करके धन ले जा चुका था और उसका मुख्य मकसद भारत से धन और हीरे जवाहरात लूटना ही होता था। उधर पृथ्वीराज संयोगिता को अपने साथ दरबार में बैठने के लिए कहते हैं, पर उसके काका श्री और उनके कुछ साथी सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्त्री को सिर्फ घर के अंदर ही रहना चाहिए, उसका यहाँ दरबार में कोई काम नहीं है। पर पृथ्वीराज इस सोच को बदलना चाहते थे, इसलिए वो ऐलान कर देते हैं कि आज से रानी संयुक्ता भी दरबार में बैठेंगी
और राज्य में किसी भी औरत को कोई भी शिकायत हो तो वो सीधे रानी संयुक्ता के दरबार में अपनी शिकायत लेकर के आ सकती है और उनका फैसला जो भी होगा वह सभी को मान्य होगा। उधर जयचंद के संदेश को वो सौदागर मोहम्मद गौरी तक पहुंचा देता है। मोहम्मद गौरी इसके लिए तैयार भी हो जाता है क्योंकि अब हिंदुस्तान में उसका एक दोस्त मिल गया था जो कि उसके दुश्मन का दुश्मन था। और इसी का फायदा उठा करके मोहम्मद गौरी एक बार फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को पृथ्वीराज के सामने भेजता है। वह उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित करता है, जहां पर वह सम्राट पृथ्वीराज से कहता है कि अगर वह मोहम्मद गौरी को दिल्ली दे देंगे तो वह उनकी जान बख्श देगा। जिस पर पृथ्वीराज कहते हैं कि वह अपने जीवन के बदले उन्हें अपने राज की मुट्ठी भर मिट्टी भी नहीं देंगे। उसे सिर्फ उतनी मिट्टी उठाने की इजाजत है जिसे वह अपने माथे पर तिलक कर सके। इसके बाद एक बार फिर से तराइन की युद्ध भूमि में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी की सेना में युद्ध होने लगता है, जिसमें मोहम्मद गौरी को हर बार हार का सामना करना पड़ता है। कई बार हारने के बाद उसे समझ नहीं आता है कि वो पृथ्वीराज को कैसे हराए और फिर वह इसके लिए छल का सहारा लेता है। रात को युद्ध समाप्त होने के बाद जब पृथ्वीराज के सैनिक सो रहे होते हैं तब मोहम्मद गौरी के सैनिक चुपके से आकर उन्हें मारने लगते हैं और उनके टेंट्स में आग लगा देते हैं, जिसके कारण कई सारे सैनिक मारे जाते हैं और फिर पृथ्वीराज और चंद को भी बंदी बना लिया जाता है। वह बंदी भी इसी वजह से बने थे क्योंकि उनके सामने उनके बहुत सारे सैनिकों को जिंदा जलाने की धमकी दी जा रही थी और अपने सैनिकों के प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वीराज और चंद अपने हथियार डाल देते हैं। उधर इस बारे में रानी संयोगिता को बताया जाता है कि पृथ्वीराज युद्ध हार गए हैं और उन्हें बंदी बना लिया गया है और मोहम्मद गौरी का सेनापति दिल्ली पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। ये सुनकर संयोगिता जौहर कुंड को जलाने का आदेश देती है और उसके बाद जितने भी सामंत और सैनिक उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे या बंदी बना लिए गए थे, उनकी पत्नियां संयोगिता के साथ उस जौहर कुंड में कूद के अपनी जान दे देती हैं। दरअसल उस समय जब किसी हिंदू सम्राट को युद्ध में हरा दिया जाता था तब उसकी पत्नी और वहां के सैनिकों की पत्नियां एक बड़े से कुंड में आग जला करके उसमें कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दिया करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी दुश्मन उनके शरीर को छुए। यह बलिदान आसान नहीं होता था, इस प्रथा को जौहर कहा जाता था। इस सब के बाद मोहम्मद गौरी जयचंद को पृथ्वीराज को सौंपने से मना कर देता है क्योंकि वह अपनी इतनी सारी हारों का बदला पृथ्वीराज से लेना चाहता था और अब जयचंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उन्होंने अपनी ईर्ष्या और दुश्मनी के कारण अपनी बेटी को भी खो दिया था और पृथ्वीराज को भी नहीं पा सके और साथ ही जिस दिल्ली के सिंहासन के लिए उन्होंने ऐसा किया था वो भी अब मोहम्मद गौरी ने छीन लिया था। उधर गजनी के दरबार में मोहम्मद गौरी सबके सामने पृथ्वीराज पर यातना किए जा रहा था। उसने पृथ्वीराज की दोनों आंखों को निकालकर उन्हें अंधा बना दिया था, जिसके बाद उसने सम्राट पृथ्वीराज को अपने सामने सर झुकाने को कहा था, पर सम्राट पृथ्वीराज ने सर झुकाने से मना कर दिया था। जिस पर चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि अभी उसने पृथ्वीराज का पराक्रम देखा कहाँ है, क्योंकि उसने तो उन्हें छल से पराजित किया था। अगर वह उनका पराक्रम देखना चाहता है तो वह उनके अंधे होने के बाद भी कुछ आहट करे। वो आहट करने वाले को भी मार सकते हैं, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज शब्द भेदी लक्ष्य भेदने में पारंगत है। और पृथ्वीराज के इसी पराक्रम को देखने के लिए अगले दिन मोहम्मद गौरी उनके सामने कई सारे शेरों को हमला के लिए छोड़ देता है, जिसमें पृथ्वीराज सबको मार देते हैं और शेर के हमले की वजह से घायल भी हो जाते हैं। फिर भी वो मोहम्मद गौरी को चुनौती दे रहे हैं कि अगर वह सच में निडर और बहादुर है तो उनके सामने आए और उनसे मुकाबला करे। अगर वो जीते तो उनके सैनिकों को छोड़ दिया जाएगा और वापस हिंदुस्तान जाने दिया जाएगा। मोहम्मद गौरी अपनी आवाम को दिखाने के लिए सम्राट पृथ्वीराज की चुनौती को स्वीकार कर लेता है। और फिर अगले दिन पृथ्वीराज के पास एक तीर होता है और एक ही मौका होता है और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी अपने भाले के साथ होता है और उधर चंद अपनी कविताओं के द्वारा इशारों में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी की लोकेशन को बता रहा होता है। मोहम्मद गौरी जैसे ही अपने भाले के साथ पृथ्वीराज को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो तुरंत पृथ्वीराज उसकी आहट को पहचान करके सीधा मोहम्मद गौरी की तरफ तीर चला देते हैं, जो सीधे जाकर के मोहम्मद गौरी की गर्दन में लगता है और वहीं ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। यह देख करके मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई पर बहुत सारे तीर बरसाए, जिससे दोनों के प्राण निकल गए। मरते समय में भी पृथ्वीराज ने अपने लोगों का बदला मोहम्मद गौरी से ले लिया था और चुनौती में अपने सामंतों की जान भी बख्शवा ली थी। और अब मोहम्मद गौरी के लोग भी पृथ्वीराज की वीरता के कायल हो गए थे और अपने बादशाह से ज्यादा उन्हें पृथ्वीराज के मरने का गम हो रहा था। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।